बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है ओपनटिया कैंट्राई एलाटा। और एलाटा की 2 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। और ये बिग साइज़ में है और ये चेन की तरह भरते हैं। और इसके जो जॉइंट हैं, अगर ये बिग साइज़ में हैं तो ये बिग ही भरते रहते हैं, लेकिन इनकी जो बेबीज़ हैं वो स्मॉल साइज़ में आ रहे हैं। जबकि दूसरी जो मेरे पास वैराइटी है, सेम वैराइटी है, वो जो है छोटे साइज़ में हैं, तो उनके बेबीज़ भी स्मॉल साइज़ में आते हैं। और वो जो है छोटे से होते हैं, फिंगर साइज़ जिसको कहते हैं फैट फिंगर, तो इस साइज़ में फटते हैं। तो ये बिग वैराइटी है और जो एक है मेरे पास छोटी वैराइटी। तो इनकी चेन की तरह भरने की आदत होती है और इन पे जितने भी ये डॉट्स बने हुए होते हैं, जितने भी ये इसके ऊपर जो बने हुए हैं, इनमें से रूट्स भी आती हैं और ये इनमें से थॉर्न्स भी आते हैं और फ्लावर्स भी इन्हीं डॉट्स में से आते हैं। तो ये एक खूबसूरत भरने वाला प्लांट है, इसको सहारे की ज़रूरत होती है। अगर इनको ज़मीन पर रख दिया जाए तो फिर ये ग्राउंड कवर के तौर पर भरते हैं। और अपने तमाम ही ये जितने भी डॉट्स बने हुए हैं, ये तमाम ही इसके नोड एरियाज़ हैं। और इन तमाम में से रूट्स भी आती हैं, थॉर्न्स भी आते हैं और फ्लावरिंग भी होती है और इन्हीं से इसकी प्रोपेगेशन होती है। और ये इनके ऊपर जो ये जो धब्बे से पड़े हुए हैं, ये मौसम के असरात होते हैं और बाज़-औक़ात इन पे पेस्ट लग के चले गए होते हैं या इनके अंडे वग़ैरह होते हैं और बहुत ज़्यादा धूप में रखने से भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो इनकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। तो इसके साथ ये जो बेबीज़ सॉइल के अंदर से आ रहे हैं, ये थोड़े से छोटे-छोटे से हैं। अब ये वैराइटी है जिसकी मैं बात कर रही थी कि एक स्मॉल साइज़ में है और ये भी चेन की तरह भरते हैं और इनके बेबीज़ भी स्मॉल-स्मॉल ही आ रहे हैं। तो जो होते हैं प्रिकली पेयर्स की तरह भरते हैं चौड़ाई में, तो उनके लीव्स भी चौड़े-चौड़े से आते हैं और वो बिग साइज़ में हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। और ये चेन की तरह ये भी भरते हैं और ये फैट फिंगर्स होती हैं, जैसे फिंगर साइज़ में ये भरते हैं। ये प्रिकली पेयर की तरह ओपनटिया जो होते हैं, वो चौड़ाई में जो भरने वाले होते हैं, उनकी तरह नहीं भरते हैं। तो थॉर्न्स इनमें भी वैसे ही होते हैं, वैसे ही ये चेन की तरह भरते हैं। और अगर ज़मीन सॉइल पे लगा दिया जाए, तो ये ग्राउंड कवर के तौर पर भी भरते हैं और जैसे ज़मीन पे इनको लिटा दिया जाए, तो ये ग्राउंड कवर के तौर पर भरते हैं। और ये अपने तमाम ही नोड एरियाज़ जो जितने भी ये डॉट्स बने हुए हैं, सभी से ये रूट्स ये अपनी बना लेते हैं। ये सॉइल में इसकी इधर से जड़ें बनी हुई हैं और ये अगर हम लिटा कर लगाते हैं तब भी इनकी जड़ें बन जाती हैं और हर जगह से, हर एरिया से इनकी रूट्स बनती हैं। और ये वो कैक्टस है जिसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बनती हैं। और कैक्टस में जो ओपनटियास की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं जिनकी रूट्स हेल्दी होती हैं। बहुत सारे कैक्टस होते हैं जिनकी बहुत स्मॉल सी रूट्स होती हैं और ये बहुत दूर तक चली गई हैं। अगर ये लेटे हुए हैं, हर जगह से ही इनकी रूट्स बनी हुई हैं। अगर हम इनको वर्टिकली लगाते हैं तब भी ये चल जाते हैं, अगर हॉरिज़ॉन्टली इनको लिटा कर लगाएँ, उधर से भी इनकी रूट्स बन जाती हैं। तो इनके अगर सीधा उल्टा हो जाए, ऊपर-नीचे भी हो जाए, तब भी ये चल जाते हैं। और इनके हम एक लॉन्ग ब्रांच लेकर तब भी इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और इनके एक-एक पीस से भी इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे जो मैंने इनकी जगह पे प्रोपेगेशन की हुई है, मेरे पास मेरे गार्डन में बहुत सारी जगहों पे है। और इसका जो ये रेड कलर है, ये सूरज की शुआओं की वजह से है। इनकी जो रेज़ होती हैं, यानी कि सनी एरिया में ये पड़ा हुआ है। तो सनी एरिया में अगर ये कैक्टस ओपनटिया एलाटा को अगर रखते हैं, तो ये रेड कलर्स में भी चले जाते हैं। बहुत खूबसूरत वैराइटी है और कलर्ड वैराइटी है और फ्लावरिंग वैराइटी है। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं और इनमें बहुत खूबसूरत सी इनकी प्रोपेगेशन होती है। अगर फ्लावर्स नहीं भी आ रहे, तो इनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन करके हम गार्डन में इसको बढ़ा सकते हैं। और अगर हम सनी एरिया में लगाते हैं, तो इनके कलर्स डार्क हो जाते हैं और ये थोड़े से प्लांट्स के पीछे जो छुपे हुए हैं रोज़ प्लांट के पीछे,
तो इनके कलर जो है वो ग्रीन है। ये भी मैंने तमाम ही इनकी कटिंग से ही प्रोपेगेशन की है और ये अब बहुत अच्छे बिग हो चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने कटिंग्स जो लगाई थी अब बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो चुकी हैं। तो ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग को हो जाते हैं जिसकी वज़ह से हम इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएँगे तो ये अगर नीचे को आते हैं लटकते हुए तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा अरसा ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये नीचे को लटकना शुरू हो जाते हैं और आप देख रहे होंगे जो सनी एरिया में पड़े हुए थे, उनको जब मैं तोड़ रही थी तो बहुत मुश्किल से मैंने इनको कट किया है और अगर ये जो हैं थोड़े-से पड़े हुए हैं शेडी एरिया में, तब इनको कट करना बहुत ईज़ी है। तो इनको हम बहुत धूप में रख सकते हैं। ये ओपनटिया की वो वैरायटी है, ये बहुत हार्श धूप में भी इसको रख देते हैं। लेकिन बहुत हार्श धूप में फिर हम थोड़ी-सी इसकी जो लाइट है वो कम करेंगे, जो 48 या 50 टेम्परेचर होता है। तो अगर उसमें नहीं करेंगे तो फिर इन पे बर्निंग आ जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं। और ये इसकी भी मैंने प्रिपरेशन की हुई है जो प्रिकली पेयर की तरह बढ़ता है, जो चौड़ाई में बढ़ते हैं और जो फिंगर टाइप से बढ़ते हैं उसकी भी मैंने प्रोपेगेशन की हुई है। तो आज हम इनकी दोबारा से प्रोपेगेशन करेंगे और इसका तरीका जानते हैं। इसको हल्का-सा ट्विस्ट करें और उसको हम उतार सकते हैं और अगर 1 पॉइंट से इसको हम कट करते हैं तब भी इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है, अगर 2-3 पॉइंट्स इसके ले लेते हैं तब भी इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है और ये मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं और इसको अभी वॉचिंग की है। बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल थी, अब थोड़ी-सी सॉफ्ट हुई है और इसमें ये जो इसकी कटिंग्स हैं अब इसमें अच्छी तरह चलेंगी। और ये वो कटिंग्स हैं जो कि मैंने बहुत दिन पहले इनको प्रोपेगेट किया था, यानी कि इनको कट किया था। हम फ़ौरन से इनको वॉचिंग नहीं करेंगे। अगर हल्की-सी मिस्टिंग कर भी देते हैं ताकि जो सॉइल है इसके साथ चिपक जाए तो हल्की-सी करेंगे ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इन पे कैलस रहना बहुत ज़रूरी है वरना ये रोट हो जाएँगे। कैक्टस प्लांट हैं और जो कैक्टस प्लांट होते हैं वो उनमें अपना ही पानी मौजूद होता है। उनको बहुत ज़्यादा वॉशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 2 पीस थे, इसको भी हम प्रोपेगेट करेंगे और इनके ऊपर और भी पॉइंट बनते जाएँगे और ये चेन की तरह बढ़ते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। एक फ्लावरिंग कैक्टस उबंटिया की वैरायटी एलाटा और ये जो है टेराकोटा पॉट में लगे हुए हैं। अगर हम इनको प्लास्टिक पॉट में लगाएँगे तो वहाँ पे ये पानी को होल्ड करके रखते हैं और फिर वहाँ भी हम इनको पानी जब सॉइल ड्राई होती है और उसके हम फ़ौरन बाद वॉशिंग नहीं करते हैं। कैक्टस ओपनटिया जो होते हैं इनमें ये जो भरे-भरे से और चब्बी-चब्बी से होते हैं, मोटे से होते हैं तो इनमें अपना पानी बहुत स्टोर होता है। तो इसको अगर हम 1 दिन के बाद ड्राई करने के बाद 24 घंटे के बाद लगाएँ तब भी ठीक है। अगर हम इसको जो है ड्राई सोइल में लगाते हैं, ऐसे ही मैं लगा रही हूँ, तो अभी हम वॉशिंग नहीं करेंगे। हल्की-सी मिस्टिंग कर दें और बहुत ज़्यादा वॉशिंग ना करें, बस इसलिए करनी है कि इनके साथ सॉइल चिपक जाए, जो इसके साथ अटैच हो जाए और रोलिंग ना करते फिरें। इसका अब मैंने एक-एक पीस लगाया है और ताकि इनकी बहुत ज़्यादा प्लांट्स मुझे हासिल हों और इसका साइज़ देखें कितना स्मॉल साइज़ में है, जबकि दूसरा जो है जिसकी शेप प्रिकली पेयर जैसी है, एलाटा की ही दोनों वैराइटीज़ हैं, तो वो जो है थोड़ा बिग साइज़ में है और इसके लीव्स बिग-बिग साइज़ में होते हैं। तो इनको अगर किसी स्टिक के साथ हम सहारा नहीं देते हैं, तो ये इधर-उधर को रोलिंग करते हैं और जहाँ इनको थोड़ा-सा सहारा मिलता है, वहीं से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये इसका बेबी है तो कितना स्मॉल है और ये वक़्त के साथ-साथ थोड़े-से चौड़ाई में भी हो जाते हैं। और इनके लिए जो सॉइल है मैंने बल मिट्टी ली है, सैंडी सॉइल है और इसमें गोबर की खाद हल्की-सी मौजूद है और वर्मी कंपोस्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालेंगे। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, कैक्टस है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और बस अच्छी-सी सॉइल दे दें, वेल ड्रेन्ड सॉइल, बल मिट्टी और सैंडी सॉइल। इसमें वो वाली सॉइल यूज़ नहीं करेंगे जो कि पानी को होल्ड करके रखे। अगर हम कहें कि इसको 1 मंथ तक वॉशिंग ना करें, तो ये बेस्ट होगा इसके लिए और सर्दियाँ हैं,
तब भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में हम 20-25 दिन के बाद इसको वॉशिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना ये रोट हो सकते हैं। तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सॉइल है थोड़ी-सी हार्ड हो सकती है, लेकिन वो 1 या 2 ईयर्स के बाद। अगर 1 साल तक ये ओपनटियास एक सॉइल में रहते हैं, तो हमें इसको थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए 1 ईयर के बाद। और ये तकरीबन 1 डेढ़ साल हो चुका है। इसकी जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, बहुत ज़्यादा की थी, वो तो हम करते ही रहते हैं। बहुत सारे पॉट्स में, कुछ में 6 मंथ पहले हमने की थी और कुछ में 1 साल पहले। वैसे भी ये 2-3 साल से मेरे पास है, तो इसकी मैंने बहुत जगह पे प्रोपेगेशन की हुई है। इसके बहुत ज़्यादा हम पॉट्स बना सकते हैं और इनकी हम बहुत ज़्यादा कटिंग्स हासिल कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में इसको पानी से बचाएँगे, अगर उसमें कुछ प्लांट्स रह जाते हैं तो वो फिर रोट हो जाते हैं। और इसी वज़ह से मेरे कुछ प्लांट्स ख़त्म भी हुए हैं और ये जो इसके ऊपर ब्राउन-ब्राउन सा कैलस आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा ठंड की वज़ह से, बहुत मौसम में हिद्दत की वज़ह से, बहुत गर्मी में, हार्श वेदर्स में जो इन पे ये ब्राउन-ब्राउन सा इनका जो ऊपर से छिलका हो जाता है। लेकिन ये अंदर से ठीक होते हैं जब तक कि ये रोट ना हो जाएँ और अंदर से हर नोड एरिया से इनके जो बेबीज़ हैं वो आते रहते हैं। तो हमें अब इसमें जो मेरी सैंडी सॉइल है, जो मैंने इन डिस्पोजेबल कप्स में भरी हुई है, ये न्यू वाली है, जबकि वो जो मैंने पॉट से निकाली है वो 1 साल पुरानी है या 6 मंथ पुरानी हो सकती है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है ताकि ये अच्छी-सी सॉइल जो है वो बन जाए। वैसे भी ये मैंने देखा है कि पॉट में इतनी ज़्यादा रूट्स नहीं बनी हुई और ये इतनी यूज़ेबल जो है सॉइल नहीं है। तो ये ठीक है इनके लिए। अगर हम इज़ाफ़ी इनके लिए कोई खाद वग़ैरह ऐड करना चाहें तो इनको लिक्विड फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो सॉइल में हमने मिक्स कर ली है, थोड़ी-सी गोबर की खाद या ऑल पर्पज़ जो फ़र्टिलाइज़र मेरे पास है, वो पहले से ही मेरी जो सॉइल है, गार्डन सॉइल, उसमें ऐड होती है और इसमें थोड़ी-सी वुड ऐश भी ऐड होती है। आप सर्दियों के दिनों में इसको वुड ऐश दे सकते हैं। उसमें कैल्शियम भी होती है वुड ऐश में और इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ होती है, जो कि कैक्टस प्लांट्स को बहुत पसंद होती है। और जो सर्दियाँ होती हैं, अभी इसकी देखिए हर नोड एरिया से ही रूट्स बनी हुई हैं। तो ये हम हर नोड एरिया से इसको लगा सकते हैं, लटाकर भी लगा सकते हैं और वर्टिकली भी लगा सकते हैं और लंबाई की तरफ भी। तो इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और फर्टिलाइज़र हम दे देते हैं तकरीबन सर्दियों के मंथ में और वुड ऐश का यूज़ भी हम सर्दियों के मंथ में कर लेते हैं। गर्मियों में नहीं करते क्योंकि गर्मियों में वैसे ही बहुत गर्मी होती है और वुड ऐश वैसे भी गर्म होती है, तो इनको इतनी नीड नहीं होती है। इनके लिए बस धूप ही बहुत होती है, जबकि हम सर्दियों में इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 मंथ के बाद देते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे बढ़ते हैं और बहुत चब्बी-चब्बी से होते हैं और फूले-फूले से बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनको हम ये बहुत जो रूट्स बनी हुई हैं, इसको किसी और पॉट में लगा लेंगे। 1 मंथ के बाद वॉटरिंग हम करेंगे, जल्दी-जल्दी इनको वॉटरिंग नहीं करेंगे। अगर इनको ऐसे ही हम पड़ा रहने देते हैं, तो ये हैप्पी रहते हैं। अगर रोज़ाना की बेस पर हम इनको वॉटरिंग करते रहेंगे, तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और जो प्लास्टिक पॉट में लगाएँगे, वो तो वैसे ही पानी को होल्ड करके रखता है, तो उसमें भी हम जब तक सॉइल ड्राई नहीं होगी, तब तक वॉटरिंग नहीं करेंगे। हल्की-सी वॉटरिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, ताकि जो बिल्लियाँ होती हैं, वो प्लांट्स को बाहर निकाल देती हैं पॉट से। अगर आपके पास बिल्लियाँ नहीं आती हैं आपके गार्डन में, तो आप इसको ऐसे ही ड्राई सॉइल में रख सकते हैं। और जब तक इन इन पर कैलस ना आ जाए तब तक इनको वॉटिंग ना करें। अभी मैंने इसको हल्की-सी मिस्टिंग कर दी है और सर्दियों के दिन हैं तो शेडी एरिया में वैसे भी कटिंग्स रखते हैं, तो इनको हम 15-20 दिन के बाद ही दोबारा वॉशिंग करेंगे। अभी इसको नीड नहीं है पानी की, बस इन पे कैलस आएगा, इनके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद होता है, जो इनके लिए काफ़ी होता है। अगर जो गर्मी है तो धूप कम करें, ना कि इनकी वॉटरिंग ज़्यादा कर दें। गर्मियों में बहुत सारे प्लांट्स ख़राब होते हैं क्योंकि हम बिला वजह उनको वाटरिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो रोट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये और मज़ीद इनके पॉट्स बन चुके हैं और ये हमारे गार्डन में और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।